हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोगों के बीच आज से हम लोग एक नया जीके जीएस का एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले हम बता देते हैं कि हम लोग कैसे इसको शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज जो हम लोग कुछ दिन पहले आप लोग को बताया था कि लुसेंट का एक जो है सीरीज चलने वाला है, तो उसको लेकर के और सामने एग्जाम है, एग्जाम को देखते हुए हम लोग जो है एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और आप लोगों को प्रत्येक दिन जो है 40 क्वेश्चन का एक सीरीज हम शुरू करेंगे। और 40 क्वेश्चन का सीरीज शुरू करने के बाद दोस्तों, इस क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन को हम देखेंगे और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक एक ऑप्शन का हम लोग देखेंगे कि सारा क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाला होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन इससे बन पड़ेगा वो सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे और कोशिश रहेगा कि जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सारा क्वेश्चन एट ए टाइम अभी ही आप लोगों को याद हो जाए। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज एक कलम कॉपी लेकर के बैठें और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को लगे कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आता है या आता भी है तो प्लीज आप लोग उसको नोट करें। और नोट करने के साथ उम्मीद है कि हम जितना देर क्लास करेंगे 30 से 35 मिनट का हम क्लास करेंगे और 30 से 35 मिनट का क्लास करने के बाद जब भी उस क्वेश्चन को आप एक बार देखेगा तो उम्मीद है कि वो क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से याद होगा और पूरी तरीके से वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। और फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं क्योंकि टाइम को हम लोग को बर्बाद नहीं करना है। और क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था। तो दोस्तों, सर्वप्रथम इंडिया कहकर संबोधित किया था यूनानियों ने। थोड़ा सा डिटेल हम लोग जानते हैं कि यूनानी जब भारत आया था तो इंडिया नहीं कहता था, ये क्या कहता था, इंदे कहता था। क्या कहता था, इंदे कह करके भारत को संबोधित करता था, इंदे। लेकिन आगे चल करके जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने इंदे को ही क्या बना दिया, अंग्रेज जब आया तो इंदे से क्या बना दिया, इसको इंडिया बना दिया। इंदे से क्या बना दिया, इसको इंडिया बना दिया। सेम दोस्तों, जब ईरानी जब भारत में आए तो ईरानियों ने भारत को सिंधु नदी से इसको जोड़ता था। हमारे देश को किस नदी से जोड़ता था, सिंधु नदी के नाम से जोड़ता था। तो वो लोग सिंधु ना कर करके और सिंधु कहते कहते हमारे देश का नाम वो सिंधु की जगह पर वो हिंदू कहने लगा। तो ईरानियों ने किस शब्द का प्रयोग किया हमारे देश के लिए, हिंदू शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का, हिंदू शब्द का प्रयोग किया। और यही नाम आगे जाकर के जब मध्यकाल में आया तो मध्यकाल में फिर यही नाम जो है आगे जाकर के हिंदुस्तान कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा, हिंदुस्तान कहलाने लगा। तो देख लिए दोस्तों, ईरानियों ने क्या बोला था, हिंदू बोला था और हिंदू शब्द से ही क्या बन गया, हिंदुस्तान। तो हम कह सकते हैं कि ईरानियों ने हमारे देश को किस नाम से पुकारा, हिंदुस्तान नाम दिया। यूनानियों ने कौन सा नाम दिया, इंडिया नाम दिया। और एक बच गया मेरा अरबवासी दोस्तों हमारे देश को किस नाम से बुलाते थे, तो ये बुलाते थे हिंद नाम से बुलाते थे। किस नाम से बुलाते थे, अरबवासी जो है वो हमारे देश को हिंद नाम से बुलाते थे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा सम्मिलित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में होता कौन कौन सा देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश शामिल है, उपमहाद्वीप। अब भारतीय उपमहाद्वीप है तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल है दोस्तों। 5 देश शामिल है। याद कैसे रखेंगे, तो याद करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप लोग भारत याद रखिए। भारत पड़ोसी देश है, भारत से अलग हुआ कौन सा, पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान आप लोग को याद रहेगा। और पाकिस्तान से फिर कौन अलग हुआ, बांग्लादेश। तो इसके साथ साथ हमको याद क्या रखना है, बांग्लादेश। बांग्लादेश याद रखना है। तो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, और 2 हमको अलग से याद रखना है, नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है, 5 देश शामिल है। कौन कौन सा, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश। एक साथ बोलेंगे, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल और भूटान। तो 5 देश है जो हमारे क्या है, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। 5 देश शामिल है, इसमें से देख लेते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। श्रीलंका जो है वो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो दोस्तों याद रखना हमको, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य, 8 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश को दोस्तों क्या करती है, ये स्पर्श करती है। तो टोटल कितने हो गए, 8 स्टेट और प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। तो 8 एक कितने हो गए, 9 स्टेट ऐसा है जो क्या करता है, उत्तर प्रदेश की राज्य को क्या करता है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ 9 स्टेट है। जानते हैं कौन कौन सा स्टेट है, याद कैसे रखना है दोस्तों। ये मान लेते हैं मेरा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ये मेरा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हम याद रखते हैं इधर से ये हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड। उसके बाद आगे इधर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पहला कौन सा है, उत्तराखंड। दूसरा कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। तीसरा कौन सा है, हरियाणा। तीसरा कौन सा है, हरियाणा। तो पहला कौन सा हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। ये 3 नाम आपको एक साथ याद रखना है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। आगे हम लोग को याद रखना है कौन सा, आगे आ जाएगा राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। और छत्तीसगढ़ के बाद हमारा जो स्टेट है पड़ोसी राज्य झारखंड, और फिर कौन सा आ जाएगा, अपना बिहार आ जाएगा। इस तरह से आप लोग याद रखेगा कि उत्तर प्रदेश जो है और बगल में यहाँ पे कौन सा राज्य है, दिल्ली है, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश जो क्या है इसके राज्य से सटा हुआ है। ये हमारा हो गया यूपी, और यूपी के चारों ओर जो है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है वो इससे सटा हुआ है। एक बार फिर से देखते हैं कैसे याद रखना है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। एक साथ बोलना है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। ये 3 नाम आप एक साथ बोलिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। फिर 3 नाम एक साथ बोलिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और बिहार, झारखंड एक साथ बोल दीजिए। दोस्तों एक राज्य एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी यूपी से लगता है, और वो है नेपाल का। ठीक है, नेपाल, नेपाल का अंतरराष्ट्रीय सीमा वो किसके साथ लगता है, नेपाल का अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो यूपी के साथ लगता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि एक देश भी है नेपाल जो यूपी से क्या हुआ, लगा हुआ है। तो यहां से आप लोग देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो 8 राज्यों को स्पर्श करती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा, क्या दिया हुआ है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली हुई है। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि जल क्षेत्र सीमा क्या होता है, क्योंकि भारत का क्षेत्र जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। जल क्षेत्र सीमा, अब देखिए भारत का नक्शा आप देखिएगा तो नीचे का पार्ट जो है भारत का नीचे का जो पार्ट आप देखिएगा, नीचे का पार्ट देखिएगा दोस्तों, तो ये इधर से यहां से लेकर के यहां तक ये समुद्री इलाका है, यानी कि तटीय भाग है, ये तटीय भाग है। और तटीय भाग में कुल 9 राज्य ऐसा है जो इसे सटा हुआ है। अब ये तटीय भाग है, यहां पर कौन सा है, यहां पे हिंद महासागर, यहां पे कौन सा है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। इस साइड में क्या है, अरब सागर है, अरब सागर है, और इस साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, इस साइड में है बंगाल की खाड़ी। तो हमको जानना क्या है, जल क्षेत्र के बारे में। जल क्षेत्र के साथ साथ 3 और नाम हम लोग जानेंगे। एक होता है समुद्री जल सीमा, समुद्री जल सीमा, एक है संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, और तीसरा जो है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये 3 चीज के बारे में हम लोग जल्दी जल्दी जानते हैं। ये मेरा समुद्र तट है पूरा, तो समुद्र तट से अगर हम मान लेते हैं यहां से अगर हम ऐसे जाएंगे, इधर से जाएंगे, और ये मान लेते हैं कि ये 12 समुद्री मूल है, 12, ये कितना भाग है, ये हो गया मेरा
12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील यानी कि 12 समुद्री मील। तो इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं समुद्री जल सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री जल सीमा कहते हैं। अब समुद्री जल सीमा को हम लोग देख लिए कि जो हमारा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक जो लगा हुआ भाग रहेगा वो हमारा क्या है, समुद्री जल सीमा है। फिर समुद्री तट से जो है 24 समुद्री मील अगर हम चल जाते हैं, 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील अगर हम चल जाते हैं, 24 समुद्री मील अगर हम चल जाते हैं, तो ये वाला भाग जो मेरा रहता है यहां से लेकर के यहां तक का, ये वाला भाग मेरा क्या होता है, ये वाला भाग मेरा हो गया, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये वाला भाग मेरा हो गया संलग्न क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो गया, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। और फिर समुद्र तट से जो है अगर हम 200 समुद्री मील तक चले जाते हैं, कितना, 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक चले जाते हैं, तो 200 नॉटिकल मील तक का भाग जो होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये 200 नॉटिकल मील वाला भाग जो होता है वो होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इस तरह से हम क्या देखें कि भारत का तटीय क्षेत्र जो है वो 3 भागों में विभक्त है। सबसे पहला है समुद्री जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। समुद्री जल सीमा कितना होता है, 12 नॉटिकल मील तक होता है। 24 नॉटिकल मील तक कौन सा होता है, 24 नॉटिकल मील तक होता है संलग्न क्षेत्र। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो 200 नॉटिकल मील तक होता है। कितने नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक होता है। एक बात और याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, इस समुद्री जल सीमा जो है ना, अब यहां पे थोड़ा सा और जान लेते हैं कि समुद्री जल सीमा क्या होता है। तो समुद्री जल सीमा जो होता है, समुद्री जल सीमा जो होता है जिस पर भारत का संपूर्ण अधिकार है, भारत का संपूर्ण अधिकार है, यानी वैसा क्षेत्र जिस पर भारत का क्या है, संपूर्ण अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है, उसको हम क्या कहते हैं, समुद्री जल सीमा कहते हैं। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, समुद्री जल क्षेत्र कहिए या समुद्री जल सीमा कहिए। दूसरा है मेरा संलग्न क्षेत्र। तो समुद्री जल सीमा क्या होता है, जिस पर भारत का संपूर्ण अधिकार है, और ये कितना नॉटिकल मील तक है, 12 नॉटिकल मील, यानी कि 12 समुद्री मील तक है ये। दूसरा क्या है, संलग्न क्षेत्र। अब ये संलग्न क्षेत्र जो होता है इस पर क्या किया जाता है, तो इस पर जो है, इस पर संलग्न क्षेत्र जो है, संलग्न क्षेत्र पर क्या किया जाता है, तो संलग्न क्षेत्र पर जो है सीमा वसूली, एवं वित्तीय अधिकार, सीमा वसूली एवं वित्तीय अधिकार भारत का इस पर है, वित्तीय अधिकार। एक और चीज याद रखेगा, एवं प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण। तो यहां से देखिए संलग्न क्षेत्र जो 24 नॉटिकल मील है, इस पर भारत का क्या चीज का अधिकार है, तो सीमा वसूली का अधिकार है, वित्तीय अधिकार है, और साथ ही साथ प्रदूषण नियंत्रण का भी इस पर अधिकार है। और लास्ट आता है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारा इस पर भी है, जो 200 समुद्री मील तक है, 200 नॉटिकल मील तक है, इस पर जो है वैज्ञानिक अनुसंधान हम लोग करते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया। उसके बाद जो समुद्री खनिज है, जीव है, इसका संरक्षण हो गया, समुद्री जीव हो गया, उसके बाद संसाधन हो गया, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग संरक्षण करते हैं और नए द्वीपों का निर्माण करते हैं। नए द्वीपों का अगर निर्माण भारत को करना रहेगा तो वो किस क्षेत्र में जाकर के कर सकता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में जाकर के कर सकता है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, उस पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग को याद सिर्फ 3 रखना है कि भारत का समुद्री तट जो है, समुद्री सीमा जो है, जलीय भाग जो है वो 3 भागों में विभक्त है। पहला समुद्री जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। समुद्री जल सीमा 12 नॉटिकल मील, संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील और अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पूछा था भारत की जल क्षेत्र सीमा कितना हो जाएगा, 12 समुद्री मील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का मुख्य भूमि का, यहां पर देखिए सवाल में क्या कर रहा है, मुख्य भूमि का पूछ रहा है। तो मुख्य भूमि का पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर पूछ देता
कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, सीधे पूछेगा संपूर्ण भारत का। इसी में पूछ देता हमको संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। यहां पे क्या पूछा था, भारत के मुख्य भूमि का। अगर मुख्य भूमि ना पूछ करके सीधे पूछ देता कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा दोस्तों तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हो जाएगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो संपूर्ण पूछेगा तो 6 4 से 37 6 तक याद मारना है, और अगर मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 8 4 से 37 6 तक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है लेह में। लेह कहां है, लद्दाख में है। लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों, लेह लद्दाख में। और सबसे अधिक कहां होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक जो होती है वो होती है मासिनराम मेघालय, मासिनराम मेघालय में, मासिनराम मेघालय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो अगला क्वेश्चन है कि भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है। तो भारत का अक्षांशीय स्थिति हम लोग देख लिए। अगर मुख्य भूमि का पूछेगा तो 8 4 से 37 6 होता है, लेकिन संपूर्ण भारत का पूछता तो कितना होता था, 6 4 से 37 6 तक होता था। लेकिन यहीं पे आप पूछ रहे हैं कि भारत का देशांतरीय स्थिति, तो भारत का देशांतरीय स्थिति हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मेरा बी हो जाएगा, 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहां तक है। तो अभी तुरंत बताए थे जलीय सीमा कितना तक था, जलीय सीमा 12 समुद्री 12 नॉटिकल मील तक था। संलग्न क्षेत्र पूछेगा तो 24 समुद्री मील हो जाएगा, और अनंत आर्थिक क्षेत्र पूछेगा तो 200 समुद्री मील हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 समुद्री मील संलग्न क्षेत्र सीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। देखिए भारत का जो भी समुद्र तल का मापन किया जाता है ना, वो चेन्नई के तट से किया जाता है। किस तट से किया जाता है, चेन्नई के तट से किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा 4, चेन्नई के तट से। जो भी समुद्र तल का मापन किया जाता है वो कहां से किया जाता है, उसका औसत तल का मापन किया जाता है वो चेन्नई के तट से किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। अब देखते हैं दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बाद कौन सा है, जम्मू और कश्मीर के बाद है, जम्मू और कश्मीर के बाद दोस्तों हो जाता है, जम्मू और कश्मीर के बाद जो है वो हो जाता है लद्दाख। तो पहला नंबर पर हमको याद रखना है कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा नंबर पर याद रखना है लद्दाख, लद्दाख। तीसरा नंबर पर याद रखना है अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, निकोबार। तो यहां से देख लिए पहला कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। दूसरा हो गया लद्दाख, लद्दाख। और तीसरा हो गया अंडमान निकोबार, अंडमान एवं निकोबार, एवं निकोबार। तो तीसरा हो गया। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। इसी में सबसे छोटा पूछ देगा, सबसे छोटा पूछ देगा, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे छोटा जो है वो है लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों एक चीज और हम लोग को याद रखना है कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों जब केंद्र शासित प्रदेश बना था 2019 में, कब बना था, 2019 में बना था। लेकिन 2019 से पहले अगर पूछेगा, 2019 से पहले, 2019 से पहले जो था सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन था, तो अंडमान निकोबार था। कौन था, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो 2019 से पहले पूछेगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन था, तो अंडमान निकोबार। लेकिन अभी वर्तमान में कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है। 2 नंबर पर कौन है, लद्दाख। और 3 नंबर पर कौन है, अंडमान एवं निकोबार। सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। इसी में एक और क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी नंबर आप लोग देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहां तक है। अभी तुरंत बताए थे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहां तक हो जाएगा, 200 समुद्री मील तक हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है। तो यहां से हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हम लोग को देखना है, तो एक बार हम लोग भारत का देख लेते हैं कि किस साइड में कौन सा बिंदु है। चलिए दोस्तों, यहां से देखते हैं पश्चिमी बिंदु पूछा है। तो पश्चिमी बिंदु ये होता है पश्चिम, ये होता है पूर्व, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा है। तो पश्चिमी बिंदु जो है वो है गुहार मोती या गौर माता बोला जाता है। गुहार मोती या इसी को बोला जाता है गौर माता। क्या बोला जाता है, गौर माता। ये कहां है, गुजरात में है। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुहार मोती या गौर माता, जो कहां है, गुजरात में है। अगर सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाएगा तो सबसे पूर्वी में है किबिथु। कौन सा है, किबिथु। किबिथु, किबिथु कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां है, एपी में, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। अगर पूछा जाएगा सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिराकोल। इंदिराकोल। और इंदिराकोल कहां है, इंदिराकोल है लद्दाख में। कहां है, लद्दाख में। इंदिराकोल कहां है, लद्दाख में है। तो सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिराकोल जो लद्दाख में है। पश्चिमी पूछेगा तो गुहार मोती या गौर माता जो कि गुजरात में है। पूर्वी पूछेगा तो किबिथु जो कि कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है। और दोस्तों सबसे अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, कौन सा पूछेगा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम अगर पूछेगा मुख्य भूमि का तो कन्याकुमारी है। कौन सा है, कन्याकुमारी। इसी का एक और नाम है क्या, कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन, कैप कोमोरिन। कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन जो कि कहां है, तमिलनाडु में है। कहां है, तमिलनाडु में है। तो मुख्य भूमि का अगर पूछेगा दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी, जिसको हम लोग कैप कोमोरिन भी बोलते हैं, जो कहां है, तमिलनाडु में है। लेकिन इसी में अगर पूछ देगा कि सीधे दक्षिणतम बिंदु भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का ही अन्य नाम क्या है, यहां से देख लीजिएगा। इंदिरा पॉइंट का ही अन्य नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। क्या नाम है, इसी का और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। पार्सन भी कहीं कहीं लिखा रहता है, पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट। तो पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट किसका नाम है, इंदिरा पॉइंट का नाम है, जो भारत का सीधे पूछेगा दक्षिणतम बिंदु तो ये हो जाएगा। जो कहां है, ये जो है कहां है, अंडमान निकोबार में है। कहां है, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा, जिसको कैप कोमोरिन बोला जाता है, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 16 राज्य, 16 स्टेट्स, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो यहां से याद रखिएगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित
राज्य कौन सा है? तो अभी बताए थे भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है। और सबसे बड़ा कौन सा बताए थे? जम्मू एंड कश्मीर बताए थे, जम्मू एंड कश्मीर बताए थे। दूसरा नंबर पर कौन आता है? लद्दाख। कौन आता है? लद्दाख, लद्दाख। और तीसरा नंबर पे कौन आता है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा तीसरा नंबर पे। सबसे बड़ा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? अब यहां पे देखना है कि रत्नाकर, रत्नाकर, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो दोस्तों एक ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, और वो है मेरा हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी भी देश के नाम पर पड़ा हुआ है, हिंद महासागर। इसी को अन्य नाम है रत्नाकर। इसकी का अन्य नाम क्या है? रत्नाकर भी बोला जाता है। इसको और नाम से पुकारा जाता है शांत क्षेत्र, इसको शांत क्षेत्र भी बोला जाता है, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है सात समुद्रों का द्वीप, सात समुद्रों का द्वीप, सात समुद्रों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग को याद क्या रखना है? याद रखना है कि हिंद महासागर, हिंद महासागर को किस नाम से जाना जाता है? उपनाम से रत्नाकर के नाम से जाना जाता है। इसी को कहीं कहीं पे दे देता है शांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और सात समुद्रों का द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा था कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी नंबर आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अभी तुरंत बताए थे दोस्तों, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यानी कि भारत का जो सबसे नीचे में है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा था? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो था वो था कन्याकुमारी। कौन था? कन्याकुमारी। इसी को कैप कोमोरिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैप कोमोरिन। अभी तुरंत बताए थे इसी पीछे वाले क्वेश्चन में, कैप कोमोरिन जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। इतना याद रखना है। लेकिन इसी में मुख्य भूमि ना दे करके सीधे पूछता भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आंसर क्या हो जाता? सीधे पूछता भारत का दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि नहीं दे रहा था, सीधे पूछता भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब आंसर क्या हो जाता? तब आंसर हो जाता इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाता? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का ही अन्य नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, या पार्सन पॉइंट। तीनों नाम याद रखना है हम लोग दोस्तों। इंदिरा पॉइंट बोल सकते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। ये सब कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा? भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैप कोमोरिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर के गुजरती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि 8 राज्य का नाम उनको लाइन से पूछ देता है, यानी क्या? पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व तक कहता है कि लाइन से हमको बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अभी हम लोग याद करेंगे और एक बार में हम लोग ध्यान से एक बार अच्छा से देखेंगे और फिर उसको हम लोग याद करेंगे। याद कैसे करना है? 3-3 करके याद करना है। सबसे पहला स्टेट जो होता है वो होता है गुजरात। कौन सा होता है? गुजरात। गुजरात के बाद आता है राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये 3 नाम याद हो गया। सबसे पहला कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अगला कौन सा याद करना है? अगला याद करना है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर कौन सा याद रखना है? छत्तीसगढ़ के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। चलिए यहां से याद करते हैं। सबसे पहला लाइन से याद करना है। कौन सा है? पहला कौन सा है? गुजरात है। उसके बाद कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक साथ बोलना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक साथ बोलना है। उसके बाद क्या बोलना है? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और लास्ट में हमको बोलना है क्या दोस्तों? त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे याद रखिएगा, तुरंत याद हो जाएगा और लाइन से भी याद हो जाएगा। ये सब लाइन से है, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक का आपको बताए हुए हैं। अगर इसी में अगर याद नहीं रहेगा तो क्या याद रखना है? आपको ट्रिक्स याद रखना है, जो कि सब प्रचलित है बहुत सारा। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर
गमछा, झार। इसमें देखिएगा सारा राज्य आ जाता है। मी से क्या हो जाएगा, मी से मेरा मिजोरम हो गया, त्र से क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, यहां से देखते हैं, प से मेरा पश्चिम बंगाल आ गया, प से मेरा क्या आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया। ग से मेरा गुजरात आ गया, म से मेरा मध्य प्रदेश आ गया, छ से छत्तीसगढ़ आ गया और झार से झारखंड आ गया। ठीक है, तो यहां से देख रहे हैं कि 8 राज्य है जो क्या है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नाम कैसे याद रखना है, एक बार फिर से याद करा देते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक बार आप लोग ध्यान से बोलिएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और लास्ट में 2 नाम याद रखना है, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि सबसे पूर्वी भाग में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? अभी तुरंत बताए थे कौन कौन सा राज्य था, गुजरात था, राजस्थान था और मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बीच में कौन सा आता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, गुजरात था, मिजोरम भी था, त्रिपुरा भी था, कौन सा नहीं था, मणिपुर नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो क्या है, वो हमारा हिंदी भाषा है। कौन सा भाषा है, हिंदी भाषा है। तो याद रखना है, कभी कभी दूसरा तीसरा भी पूछ देता है। ठीक है, तो हमको दूसरा तीसरा चौथा तक हम लोग जान लेते हैं आज कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सबसे 1 नंबर पर जो आता है वो आता है हिंदी। दूसरा नंबर पर कौन सा आता है, दूसरा नंबर पर आता है बांग्ला। दूसरा नंबर पर जो भाषा आता है वो कौन सा आता है, बांग्ला। तीसरा नंबर पर जो आता है वो कौन सा आता है, मराठी। कौन सा आता है, मराठी। और 4 नंबर पर जो आता है वो आता है कौन सा, तेलुगु। तो याद रखना है, सबसे पहला जो भारत में सर्वाधिक भाषा बोली जाती है वो कौन सा है, वो है हिंदी। दूसरा कौन सा है, बांग्ला। तीसरा कौन सा है, मराठी। और चौथा कौन सा है, तेलुगु। तो एक बार हम लोग को बोलना है हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, याद हो जाएगा। कभी कभी ये ना पूछ करके सीधे आपको तीसरा नंबर का पूछ लेगा या चौथा नंबर का आपको पूछ लेगा। ठीक है, तो याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो देखते हैं कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो कौन सा है, 7वां स्थान है। ठीक है, और देखते हैं कि और सारा कौन कौन सा राज्य है 7 तक, वो हम लोग जानते हैं। कभी कभी 7वां ना पूछ करके 6ठा भी पूछ सकता है, 5वां भी पूछ सकता है, कभी कभी आप लोगों को 8वां भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा देश है जो भारत से पहले है और भारत के बाद का भी एक हम याद रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहला जो देश होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो है रूस। कौन सा है, रूस। दूसरा नंबर पर कौन सा है, कनाडा। तीसरा नंबर पर कौन सा है, चाइना। चौथा नंबर पर कौन सा है, यूएसए, जिसको हम लोग अमेरिका बोलते हैं, यूएसए। 5वां नंबर पर कौन सा है, ब्राजील। 5वां नंबर पर कौन सा है, ब्राजील। 6ठा नंबर पर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7वां नंबर पर अपना प्यारा सा भारत। और 8वां जो है वो कौन सा है, अर्जेंटीना। कौन सा है, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। तो याद रखना है, कम से कम भारत के बाद का तो याद रखिएगा आप लोग जरूर कि 8वां कौन सा है, 8वां है कौन सा, अर्जेंटीना है। ठीक है, पहला कौन सा है, रूस। दूसरा क्या है, कनाडा। देखिए 3-3 करके याद करिएगा तो याद हो जाएगा, रूस, कनाडा, चाइना। रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। लास्ट 2 तो याद ही रहेगा, रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और लास्ट 2 हमको याद ही रहेगा, भारत और अर्जेंटीना। ठीक है, तो यहां से याद रखना है 8 हम नाम बता दिए हैं जो लाइन से है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक चीज और इसमें याद रखना है कि क्षेत्रफल की पूरा भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है ना, वो संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है, 17.5% है। संपूर्ण विश्व का भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है, 17.5% है। और जनसंख्या में पूछेगा, भारत की जनसंख्या जो है वो संपूर्ण भारत का कितना परसेंट है, तो 2.4% है। ठीक है, ये 2 चीज भी याद रखेगा। क्षेत्रफल में भारत का स्थान कितना परसेंट है पूरा दुनिया में, 17.5%। जनसंख्या में कितना भागीदारी है, 2.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, कितना किलोमीटर दूरी पर है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु जो है वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की क्या है, दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सा है, भील है, जो कि 2 नंबर आपका ऑप्शन है।
तो याद रखना है सबसे बड़ा कौन सा है, भील। 2 नंबर पर कौन सा है, गोंड। तो कभी कभी 3 नंबर भी पूछ देता है, तो 3 नंबर पर कौन सा है, संथाल। 3 नंबर पर कौन सा है, संथाल। ठीक है, तो 1 नंबर पर कौन सा है, भील, 2 नंबर पर कौन सा है, गोंड, और 3 नंबर पर कौन सा है, संथाल। और ये सारा जो है 2011 जनगणना के अनुसार हम बता रहे हैं। ठीक है, तो 2011 जनगणना के अनुसार आप लोग याद रखिएगा कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भारत में, भील है, दूसरा नंबर पर गोंड है, तीसरा नंबर पर संथाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो मेरा दिया हुआ है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय, इसका एक लाइन में आंसर हो जाएगा कौन सा पर्वत है, बलित पर्वत का उदाहरण है हमारा हिमालय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है। तो याद रखना हमको 82.5 डिग्री, जिसको मानक समय रेखा माना जाता है, मानक समय रेखा बोला जाता है, समय रेखा बोला जाता है। ये कहां से गुजरता है, इलाहाबाद, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज भी बोला जाता है। अब नाम चेंज हो गया क्या, प्रयागराज। इसके नैनी शहर से गुजरता है, कहां से, नैनी से गुजरता है। तो मानक समय रेखा, जिसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूछ देगा कभी कभी कि मानक समय रेखा कौन सा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या बोला जाता है, मानक समय रेखा बोला जाता है, जो इलाहाबाद शहर के नैनी शहर से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा यहां से, कौन सा, नैनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। हम लोग जब फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसी समय बताए थे कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। तो सबसे पहला हिंदुस्तान जो कहा था वो किसने कहा था, ईरानियों ने कहा था। किसने कहा था, ईरानियों ने कहा था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईरानियों ने हो जाएगा। यहाँ पे ईरानियों ने क्या कहा था, इंदे। अंग्रेजों ने क्या कहा था, इंडिया। तो याद है सबको, ईरानियों ने क्या कहा था, इंदे। अंग्रेजों ने क्या कहा था, इंडिया, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, जिसको भारत का मानक समय बोला जाता है, कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको भारत का मानक समय बोला जाता है, कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। कितने राज्य से, 5 राज्य से होकर के गुजरता है। तो नाम जान लेते चलिए, 5 राज्य कौन कौन सा है। तो 5 राज्य जो है वो 5 राज्य कौन कौन सा है, 5 राज्य है, याद कैसे रखना है, यूपी, एमपी, एपी, एक साथ याद रखिए, यूपी, एमपी, एपी। याद हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। याद हो गया। 5 राज्य का नाम कैसे याद रखना है, यूपी, एमपी, एपी। एक बार बोलना, बोलना क्या है, यूपी, एमपी, एपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और 2 नाम याद रखना है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, 2 नाम याद रखना है। तो 5 राज्य कौन कौन सा है, यूपी, एमपी, एपी। यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये 5 राज्य है जो क्या करता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है। तो एक होता है 1 मील, एक होता है 1 मील, 1 मील, और एक होता है 1 समुद्री मील, समुद्री मील, समुद्री मील। 1 मील कितना किलोमीटर को कहते हैं, तो 1.6 किलोमीटर। 1 मील हो गया 1.6 किलोमीटर। लेकिन 1 समुद्री मील जो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर आंसर हो जाएगा, 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी को समुद्री मील को ही नॉटिकल मील कहते हैं, क्योंकि हम कई बार क्वेश्चन में नॉटिकल मील बोल रहे थे, तो नॉटिकल माइल याद रखेगा, हिंदी में इसी को समुद्री मील बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो यहां से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, स्थलीय सीमा की लंबाई। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर है। अब देखिए, कुल स्थलीय सीमा पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। इसी में पूछेगा मुख्य भूमि का तटीय क्षेत्र, तटीय सीमा, तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि का तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि का तटीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो 6100 किलोमीटर, 6100
किलोमीटर। लेकिन इसी में पूछेगा कि मुख्य भूमि का द्वीपों सहित, अगर क्वेश्चन पूछ देगा द्वीपों सहित मुख्य भूमि के तटीय क्षेत्र, मुख्य भूमि के तटीय सीमा, ये पूछ दिया अगर क्वेश्चन में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.6 किलोमीटर, ये हो जाएगा। तो यहां से 3 चीज याद रखना है। अगर कुल स्थलीय सीमा पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर, मुख्य भूमि का तटीय सीमा पूछेगा तो 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित अगर मुख्य भूमि का तटीय सीमा पूछेगा तो 75 किलोमीटर। यहां से ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हुआ कि भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है, यानी क्या सबसे ज्यादा वन भारत के किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा क्या, एमपी में है। सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। इसी में सबसे न्यूनतम पूछता, सबसे कम, तो सबसे न्यूनतम हो जाएगा हरियाणा। सबसे न्यूनतम कहां है, हरियाणा में। सबसे न्यूनतम अगर पूछेगा तो वो कहां है, हरियाणा में है न्यूनतम। सबसे ज्यादा न्यूनतम कहां है, हरियाणा में है। सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो कितना बार हम चर्चा पीछे भी क्वेश्चन में बताया है कि इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों बता चुके हैं पीछे ही, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। इंदिरा पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, जो कहां है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं। कितने राज्य क्या है, स्थल रुद्ध हैं। यहां पे थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। एक होता है स्थल रुद्ध, स्थल रुद्ध, स्थल रुद्ध, और एक होता है भू आवेष्टित, भू आवेष्टित, भू आवेष्टित। अब कभी कभी हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि स्थल रुद्ध क्या होता है और भू आवेष्टित क्या होता है, दोनों अलग अलग है। ठीक, थोड़ा सा अंतर है। स्थल रुद्ध का मतलब क्या हुआ कि वैसा राज्य या वैसा देश जो चारों ओर से, किसी भी ओर से, अगर कोई महासागर से ना घिरा हो, यानी चारों ओर में किसी भी साइड महासागर से घिरा हुआ ना हो, महासागर से ना घिरा हो, उसको हम क्या कहेंगे, स्थल रुद्ध। और भू आवेष्टित क्या होता है, चारों ओर में किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा से ना घिरा हो, अंतरराष्ट्रीय सीमा से ना घिरा हो। ठीक है, तो याद रखना है स्थल रुद्ध क्या होता है, जिसके चारों ओर में किसी भी साइड महासागर ना हो। एक भी अगर महासागर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्थल रुद्ध। लेकिन अगर किसी भी साइड में, चारों ओर से किसी भी साइड में अगर कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा ना होगा, यानी कोई अलग देश जो है उसके साथ नहीं टच करता होगा, उसको हम क्या कहेंगे, भू आवेष्टित क्षेत्र। तो स्थल रुद्ध देश कौन कौन सा है, स्थल रुद्ध 20 देश है। भारत में स्थल रुद्ध राज्य कितने हैं, 20 राज्य ऐसे हैं जो क्या है, स्थल रुद्ध है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां से 20 हो जाएगा। लेकिन इसी में भू आवेष्टित पूछ देता तो भू आवेष्टित कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। 5 राज्य हैं भारत के जो क्या है, भू आवेष्टित हैं। कौन कौन सा है, इसका एक ट्रिक्स याद रखेगा आप लोग। ट्रिक्स क्या है, हम झारे छत, हम झारे छत। ठीक है, यहां से याद रखना है 5 राज्य का नाम हमको क्या याद रखना है, हम झारे छत। ठीक है, जो क्या है, भू आवेष्टित है। तो 5 राज्य का नाम हम क्या याद रखेंगे, हम झारे छत। ह से हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा। म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। झ से हो जाएगा झारखंड, झारखंड। छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और तो से हो जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना। तो याद रखना है हमको, हम झारे छत। 5 ऐसा राज्य है भारत का जो क्या है, भू आवेष्टित है। भू आवेष्टित है वो कौन कौन सा है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, ट्रिक्स क्या है, हम झारे छत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखो कि द्वीपों सहित भारत के कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो द्वीपों सहित पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। अगर सीधे पूछता मुख्य भूमि का तटीय सीमा की रेखा की लंबाई तब कितना हो जाता 6100 किलोमीटर हो जाता, लेकिन द्वीपों सहित पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बताए थे, याद कैसे करना है, यूपी एमपी एपी, यूपी एमपी एपी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश, और 2 नाम याद रखना है, उड़ीसा छत्तीसगढ़, उड़ीसा छत्तीसगढ़। पीछे बता चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। अब क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हम भारत का स्थान बता देते, 7वां है। सबसे पहला कौन है वो भी बता दिए। भारत के बाद कौन सा आता है, अर्जेंटीना आता है 8वें नंबर पर, वो भी बता चुके हैं, आप लोग बैक करके वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अभी 5 नाम बताए थे, अभी तुरंत बताए, इससे पहले क्वेश्चन में भी बताए थे। 5 नाम, उत्तर प्रदेश से जाता है, यूपी एमपी और एपी, आंध्र प्रदेश, ये 3 से जाता है, लेकिन तमिलनाडु से नहीं जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है। तो कुल क्षेत्रफल का क्वेश्चन हम पीछे भी बता चुके हैं। कुल क्षेत्रफल का पूछेगा तो कितना परसेंट है, 2.42% जो है कुल क्षेत्रफल का है। और कुल जनसंख्या का पूछेगा, कुल जनसंख्या का कितना है, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में है, तो 17.5% है। कितना परसेंट, 17.5%। कुल जनसंख्या का 17.5% और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट, 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है। अब यहां पे हमको पुदुचेरी के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखना है दोस्तों कि पुदुचेरी ऐसा भारत का राज्य है जो भारत के 3 राज्य में फैला हुआ है। कितने राज्य में फैला हुआ है, 3 राज्य में फैला हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3 राज्य में क्या क्या फैला हुआ है, तो पुदुचेरी 3 भाग में बटा हुआ, एक भाग है येनम। येनम जो है ये कहां है, आंध्र प्रदेश में। येनम आंध्र प्रदेश में, जो किसका पार्ट है, पुदुचेरी का। येनम के बाद आ जाता है कराईकल, कराईकल एवं पुदुचेरी, कराईकल एवं पुदुचेरी, कराईकल एवं पुदुचेरी ये कहां है, तमिलनाडु में। कहां है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में। और एक भाग और है माहे, माहे ये कहां है, केरल में। कहां है, केरल में। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पुदुचेरी जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है, येनम, कराईकल एवं पुदुचेरी और माहे। ठीक है, और तीनों राज्य में बटा हुआ। येनम कहां है, आंध्र प्रदेश में, कराईकल एवं पुदुचेरी कहां है, तमिलनाडु में, और माहे कहां है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। तो यहां से रखना है, भारत के 10 राज्य है जो क्या करता है, हिमालय पर्वत को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो यहां से आप लोगों का क्लास आज यही खत्म करते हैं हम लोग दोस्तों। कैसा लगा आप लोगों को क्लास, ये चीज आप लोग कमेंट में लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर दोस्तों बताइएगा किस तरह से कैसा क्लास आज का रहा। धन्यवाद।